अयोध्या, दुनिया के 155 देशों के जल से होगा भगवान राम के मंदिर का जलाभिषेक। 155 देश के जल और 7 महाद्वीपों की नदियों तथा समुद्र के जल से रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का होगा जलाभिषेक। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष पूर्व दिल्ली के विधायक डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में किया जाएगा जलाभिषेक। 23 अप्रैल को होगा जलाभिषेक। रामलला के मंदिर के जलाभिषेक के कार्यक्रम मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग गुरु स्वामी रामदेव। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पदाधिकारी समेत 20 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय सहित अनेक देशों के राजनयिक भी होंगे शामिल। ट्रिनिडाद टोबैगो, सुरनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया समेत पाकिस्तान से लाया गया है जल। मनीराम दास छावनी के सभागार में होगा सामूहिक आयोजन। संत महंत भी होंगे शामिल। बिरला धर्मशाला से राम जन्मभूमि परिसर तक जाएंगे सभी मेहमान। रामलला का करेंगे दर्शन। अपने अपने देशों से लाए जल को निर्माणाधीन स्थल के चारों तरफ भगवान को करेंगे समर्पित। एक नए प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है या दोपहरी में कष्ट दिया है, और इस दोपहरी में आप आए, आपके प्रति या तो आगे हो जाए भाई, सादर आभार करता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं सज्जन दिल्ली निवासी हैं श्रीमान विजय जॉली, विधायक रह चुके हैं वहाँ अपने क्षेत्र से। बाद में सारे संसार भर में कोऑर्डिनेशन का काम भी आप करते रहे। 5 अगस्त 2020 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पूजन करने या कार्य आरंभ करने, तो हमने भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को कहा था अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों से जल और अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का, पवित्र स्थानों का रज, मिट्टी अयोध्या लेकर आए। लगभग 1000 स्थानों से जल और रज आया था। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। समुद्र के किनारे के सभी नगरों ने अपने तट का जल भेजा था। अंडमान निकोबार से भी आया था, गंगा सागर से भी आया था, और वो जल से उस स्थान को सिंचित किया गया था। तब आपके मन में विचार आया, विजय जॉली जी के मन में, कि दुनिया के देशों से भी जल आ सकता है। इनके संबंध थे बहुत व्यापक, तो इन्होंने सरलता से कठिनता की ओर यात्रा शुरू की। जिनसे ज़्यादा दोस्ती थी, जहाँ से टेलीफोन से जला सकता था, उनसे कहा पवित्र नदी का वहाँ का जल लाओ। और एक बार जब 80-90 स्थान देशों का जल आ गया, तो दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर इकट्ठे हुए थे। तमाम राजदूत आए थे अपने अपने देशों के। मुझे भी उस अवसर पर वहाँ रहने का प्रसंग आया था, मैं रहा। आज लगभग 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया है। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, और अनेक देशों का जल धीरे धीरे एक पात्र में इकट्ठा करते रहे, और वो बिल्कुल शुद्ध है, वैसी सुरक्षित है। अन्यथा जल तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। अभी 2 दिन से आप अयोध्या में हैं, इसके पहले भी 2-3 दिन अयोध्या रहे थे तैयारियों के लिए। अनेक देशों के लोगों ने
आने का सूचना दी है। सभी लोग जानकी महल में निवास करेंगे। मणिराम छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन हो जाएगा। उसमें संत महात्मा रहेंगे। और फिर बिरला धर्मशाला के सामने मैदान में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जब सब आ जाएंगे तो नई जो सड़क बन रही है सुग्रीव किला रोड, इसके माध्यम से सब अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने देशों का जल मंदिर निर्माण स्थल के चारों ओर भगवान को समर्पित कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। चूंकि अनेक देशों के लोग आएंगे, इसलिए उन देशों के सम्मान की रक्षा और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा ये दोनों आप करने वाले हैं। मैं तो सोचा था परिचय भर कराऊंगा, इतनी बातें अपने आप चल पड़ी। वीर जौली जी आप लोगों से बातचीत करने के लिए मेरे से ज़्यादा गुणवान है, अभ्यस्त है। परिक्रमा मार्ग पर ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक या राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम सब अपनी आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समर्पित हैं। अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल करें। अनेक देशों के राजदूतों ने, ऑनरी काउंसिल्स ने भी इस कार्यक्रम में हमें आने की स्वीकृति दी है। मैं आशा करता हूं प्रभु श्री राम के चरणों में और राम अयोध्या मंदिर के अंदर इस जल अर्पण या जल अभिषेक से हम अपनी आहुति भी अवश्य डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम है। इस कार्यक्रम में कौन काम करना है? आदरणीय चंपत राय जी के चरणों में प्रणाम और आप सबको जय श्री राम। श्रद्धेय लालकृष्ण अडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैंने वर्ष 2020 अगस्त के अंदर इस बात का प्रण लिया था कि विश्व भर के नदियों और समुद्रों का जल हम भारत में एकत्रित करेंगे और उस जल से प्रभु श्री राम के राम मंदिर का जलाभिषेक संपन्न करेंगे। कोरोना पैंडेमिक में जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकता था, अनेक विपदाओं को प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से पार करते हुए हमने विश्व के 155 देशों का जल भारत में एकत्रित किया है और इसके ऊपर एक वीडियो फिल्म भी 23 अप्रैल के कार्यक्रम में
हम प्रदर्शित भी करेंगे। प्रत्येक देश के जल को तांबे के लोटों में पैक और सील हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर करवाया है और प्रत्येक लोटे के ऊपर उस देश के नाम का और झंडे का स्टिकर भी लगवाया है और बड़ी सादगी और सजीनता से भगवे रंग के रिबन से हर एक लोटे को सजाया है, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। और एक बड़े लोटे के अंदर सभी देशों की जल को भी एकत्रित किया है, जो 2 साल के बाद भी जल बिल्कुल पावन पवित्र है, गंदला नहीं हुआ है। अक्सर कहते हैं कि जो जल गंगा या यमुना का होता है वो कभी भी गंदला नहीं होता है, लेकिन ये तो विश्व के समुद्रों और नदियों का जल जो भारत में एकत्रित हुआ है, उस लोटे में जब आप स्वयं देखेंगे प्रभु श्री राम का प्रताप, जैसे जल के अंदर पत्थर भी तैर गए थे, उसी प्रकार से 2023 युग के अंदर भी वो जल आज भी पावन और पवित्र है। इस जल को अर्पण करने के लिए विश्व के 20 से भी अधिक देशों के हमारे मित्र, सहयोगी, बंधुगण स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस एक कार्यक्रम से हम विश्व को आज के संदर्भ में ये भी विदित कराना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम केवल भारत के नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है। और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी धर्मों के लोगों ने हमारा सहयोग किया है। इसलिए ये कार्यक्रम 23 तारीख को, जैसे माननीय चंपत राय जी ने आपको सर्वविदित करवाया, प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक अयोध्या जनपद के बीकोपुर क्षेत्र के अंतर्गत बैतीकला में प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में वार्षिक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अवसर पर अपना दल के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह व ब्लॉक प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। उनका स्वागत आयोजक व ग्राम सभा के प्रधान अनिल राजपूत ने प्रधानाध्यापकों के साथ मिलकर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्राथमिक विद्यालय बैतीकला से शिक्षा दीक्षा लेकर एनडीए में परीक्षा में चयनित उज्जवल सिंह को मुख्य अतिथि प्रमोद सिंह ने माला बनाकर सम्मानित किया। होनहार छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ग्राम प्रधान व आयोजक अनिल सिंह राजपूत ने बताया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पहली बार वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्षिक महोत्सव अब तक प्राइवेट विद्यालयों में मनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा हमारे गांव का यह पहला प्राथमिक विद्यालय है जहां पर वार्षिक महोत्सव सरकारी विद्यालय में पहली बार मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम करने पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस होनहार छात्र उज्जवल सिंह का चयन एनडीए विभाग में हुआ है, वह छात्र इसी विद्यालय से पढ़ लिखकर आगे बढ़ा है। वार्षिक महोत्सव के दौरान परोमा के प्रधानाध्यापक हरिओम सिंह ने सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए मौजूदा सरकार को बधाई दी और उन्होंने कहा सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो यह कदम उठाया है, इससे आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और उन्हें रोजगार के क्षेत्र में एक सुनहरा मौका भी मिलेगा। मौके पर क्षेत्र के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। सही है, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन किया जाता था और हमारे सरकारी विद्यालयों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हम अपनी गांव की तरफ से एक पहल या शुरुआत किए हुए हैं कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है, उसी की तरह उससे भी अच्छा कार्यक्रम हम अपने विद्यालय में ग्राम सभा के एनुअल फंक्शन को कराने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी शिक्षा और बच्चों का मनोबल आगे बढ़े। इसमें
एनडीए का कोई छात्र जो प्राइमरी से निकला जी, है? हमारे ही गांव के मतलब हैं आशीष सिंह जी, उनके लड़के हैं उज्जवल सिंह, जो हमारी प्राइमरी विद्यालय में यहीं से पढ़े हुए हैं और यहीं से पढ़ के आगे जाके एनडीए के छात्र एक फ्लाइट ऑफिसर बने हुए हैं। इसी का एक ये उदाहरण है कि हमारी ग्राम सभा में शिक्षक और अभिभावक किस तरह हैं जो बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि समग्र रूप से इस प्रणाली को देखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नेतृत्व में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान संपर्क का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सारा उद्देश्य यह है, सारा उपक्रम उसके पीछे यह है कि हमारे गांव गरीब क्षेत्र की जनता के बच्चे नामांकन से वंचित न रहने पाए और उनके लिए विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा तथा समयबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य योजना का क्रियान्वयन निपुण लक्ष्य के तहत किया जा रहा है। आपको पता भी होगा कि हमारे भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को अप्रूवल दे दिया है, तो इससे एलिमेंट्री एजुकेशन जिस ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और उस दिशा में मैं इस ग्राम सभा में मैंने अपनी सेवाएं की थी। मैं वही पड़ोस के विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। मैंने शुरुआत अपनी यहीं से की थी। मेरा अपना लगाव है, यहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया था, उसको भी कराना है अपने क्षेत्र में कार्यक्रम। तो इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रधानाध्यापक को, यहाँ के आदरणीय प्रधान जी को। इस तरह से एक्सपोजर दे रहे हैं हमारे परिषदीय विद्यालयों को, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से पढ़ करके निकले एक छात्र ने एनडीए में चयन प्राप्त किया, उसका नागरिक अभिनंदन किया गया। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो अध्ययनरत बच्चे हैं और इस क्षेत्र के समाज के पूरे अभिभावकों के अंदर जाएगा कि हाँ, यहाँ से निकल करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरी जन सामान्य से सबसे यह अपील रहेगी कि परिषदीय विद्यालयों की सुविधाओं को, उनके शैक्षिक स्तर को, उनके पाठ्यक्रम को कम न आंका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराया जाए तथा अध्यापकों का सहयोग किया जाए। इन द सेंस यह सहयोग किया जाए कि बच्चे निरंतर विद्यालय आएँ और तैयार होकर आएँ, फिर परिणाम आपके सामने होगा। निरंतर अग्रसर हैं हमारे विभाग के लोग, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण, नीतियाँ और चीज़ें अब सतह पे आने लगी हैं, चाहे कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हो या पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण हो या समयबद्ध तरीके से पुस्तकों का विद्यालय में प्रेषण हो। वो चीज़ें अब जैसे एक लंबे प्रयास के बाद हर सरकारें करती रही हैं, लेकिन इस सरकार में अब वो चीज़ें एकदम परिणाम देने की स्थिति में आ गई। इंडियन आइडल सीजन -13 का खिताब जीतने के बाद ऋषि सिंह अपने गृह जनपद अयोध्या के खवासपुरा पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में इंडियन आइडल की ट्रॉफी के साथ दर्शन पूजन किए। ऋषि सिंह के अयोध्या आने की सूचना मिलते ही सुबह से ही ऋषि सिंह के घर के बाहर उनके प्रशंसकों का तांता लगा रहा। ढोल और नगाड़ों के साथ लोग देर रात तक ऐसी का इंतजार करते रहे और जैसे ही ऋषि घर पहुंचने समर्थकों ने ढोल नगाड़े पटाखे जलाकर ऋषि का स्वागत किया। 19 वर्षीय ऋषि सिंह अयोध्या के खवासपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनकी स्कूलिंग फैजाबाद के द कैम्ब्रियन स्कूल से हुई है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले ऋषि के पिता राजेंद्र सिंह सरकारी कर्मचारी हैं और माता अंजलि सिंह गृहिणी हैं। ऋषि ने सिंगिंग के लिए किसी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। वह गुरुद्वारे और मंदिरों में गाना गाया करते थे। 2019 में ऋषि ने इंडियन आइडल के 11वें सीजन में भी हिस्सा लिया था, मगर वह चौथे राउंड के बाद बाहर हो गए थे। देश के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में उनकी गायकी की तारीफ भी की। कोहली उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। मीडिया के द्वारा उनकी मां से ऋषि और विदीप्ता के सवाल पर वह अपनी सहमति दिखाती नजर आई। उन्होंने कहा, दोनों अगर आपस में प्यार करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वही ऋषि के पिता को घर में काम करने वाली और सुंदर और सुशील बहू की इच्छा जताई। बहुत अच्छा लग रहा है अपने शहर वापस आके और इंडियन आइडल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली और अयोध्या वासियों का नाम ऊंचा कर दिया। और क्या चाहिए। वासियों का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? बहुत ज्यादा, मतलब वोट्स के बारे में कहिए या इमोशन से जुड़े रहने के बारे कहिए, हमेशा उन्होंने साथ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज का। जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए आपके यहाँ से वहाँ तक? आइडल की जर्नी बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे, और उन सबका आशीर्वाद रहे, उन सबका
साथ रहे तो ऐसा आगे बढ़ते यूथ के लिए क्या करेंगे, यूथ के लिए? बस कभी अपने पे बिलीव करते हुए आगे बढ़ते रहो और पीछे मत हटो, अपने सपने देखो, अपनी पूरी। आज ऋषि जब आ रहा था तो उसने कहा था पापा जो है अच्छा से अच्छा खाना बनाइएगा, तो उसे आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने आलू का पराठा बनाया था, पनीर की जो है सब्जी बनाई थी, लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ कि जो है वो घर पे मुश्किल से 10 ही मिनट रह पाया, रह भी नहीं पाया। हम लोग अफसोस कर रहे हैं। अभी उसको दिल्ली जाना है, इसलिए जो है वो चला गया। आएगा तो फिर जो है हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और खिलाएंगे। जो है बेटा है, जाएगा कहाँ, आएगा तो भाई है। बहू किस तरह? बहू तो जो है बेटा खुद ही जो अपनी जो है बालिग है और जो है खुद समझदार है, जिस अपना वो जहाँ भी करना चाहेगा, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। विदिता के बारे में विदिता से जो है दोस्ती है और जो है शादी के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि होता है तो हमें लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बहू हम लोग चाहते हैं कि संस्कारी हो, घर में जो है रहे और जो है सब, जैसे यहाँ पे अयोध्या में ऐसा एक रिवाज है कि जो है माँ बाप सास ससुर का सेवा करना और पति की सेवा करना, घर पे खाना बना के जो है पति को खिलाना। अब जो है पति अपना जो है बाहर कमा के आए, घर पे जो है सुकून से रहे। सिंगर तो हमको नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए तो अपना जो है वो, हमें लोगों को कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। ऋषि अयोध्या से है, अयोध्या के कारण से जो है ऋषि को बहुत प्यार मिला। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत और विश्व से भी हमारे पास जो है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से रात में मैसेज आते थे कि ऋषि बहुत अच्छा गा रहा, जीतेगा वही ऋषि ही। मैं उसने फ़ोन किया था, मम्मी मेरी पसंद का खाना बनाइएगा। मैंने बनाया, इतनी भीड़ हो गई है कि खाली एक पेड़ा बेटे को खिला पाई, खाना भी नहीं खिला पाई। बेटा बेचारा मेरा चला गया। अरे पूछिए ना, इतना दिल खुश है, इतने लोग से मुलाकात करा दिया बेटे ने। इतनी भीड़ है कि हम क्या बताएं आप लोगों से, बहुत खुशी हो रही है। सोचा था, हम लोग तो कभी सपना भी नहीं सोचे थे कि बेटा इतना नाम करेगा, इतना हम लोगों को इज्जत करेगा कि पूरा समझ लीजिए अयोध्या उलट के चला आया बेटे को देखने के लिए। इससे बड़ा और हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती। बहू गुनी ढंगी हो, घर काज, अभी तो बहू का नाम ही ना लीजिए। कमाए धमाए, फ्लैट ले, अपने पैर में जम जाए, तब हम उससे कहेंगे बहू। हाँ, अगर बच्चे को पसंद आएगा तो हमें भी पसंद है। अब वो बच्चे हैं, साथ में गा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर एक दूसरे का दिल मिल गया तो हम लोग के तरफ से कोई ना ही नहीं है। अच्छा, विदिता का बहू बनना चाहिए? हाँ, बना लेंगे। अब अगर उनके माँ बाप राजी तो हम लोग भी राजी हैं। जात का फर्क है, वो बंगाली है भाई, हिंदुस्तानी है। अगर उनके माँ बाप राजी हैं तो हम लोग भी राजी हैं। अयोध्या के दर्शनंग स्थित यशपैका लिमिटेड में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के पायलट प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सीपीपीआई के निदेशक डॉक्टर गुप्ता और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. दीक्षित ने यशपैका में किए गए एलएचटी टेक्नोलॉजी के सफल पायलट परीक्षणों के परिणामों को साझा किया और यूनिडो पेपर प्रोजेक्ट के तहत किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर जोर दिया। इस दौरान यूनिडो के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. जैन, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एम.के. गुप्ता तथा यशपैका के ऑपरेशन हेड थॉमस जेम्स ने सभी कागज उद्योगों को इस ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया एवं इससे होने वाले लाभ की पुष्टि की। यशपैका लिमिटेड के एमडी जगदीप हीरा ने पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर सभी को बधाई दी और इसे कागज उद्योग में क्रांति लाने योग्य तकनीक बताया। वही लायसन हेड गौतम घोष ने बताया कि इससे पेपर मिलें अपने ऊर्जा उत्पादन को और बेहतर कर पाएंगी और कागज बनाने की विधि में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों का और बेहतर निष्कर्षण कर पाएंगे। बता दें कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक पायलट प्रोजेक्ट ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट जनवरी माह में यशपैका लिमिटेड में चालू की थी, जो सफल हो गई है। इस कार्यक्रम के दौरान यशपैका के ऑपरेशन हेड थॉमस जेम्स, रसायन एवं ऊर्जा प्रमुख प्रशांत सिन्हा, इंजीनियरिंग हेड नरेंद्र अग्रवाल, कमर्शियल हेड मनोज मौर्य, एनवायरनमेंट हेड शशि वर्मा, पल्प हेड धर्मवीर शर्मा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड मीनू जोशी,
20 अन्य कागज उद्योग के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ये ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो बगास बेस्ड जो एग्रो बेस्ड ब्लैक लिकर्स हैं, ये दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी प्रोसेस्ड। बाय अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी हम लोग इसको जब केमिकल रिकवरी में ब्लैक लिकर प्रोसेस करेंगे, वी कैन जनरेट हायर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ताकि हम जो हमारी फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर पाएँ और इससे हमारे एनवायरनमेंट में एमिशंस भी रिड्यूस होंगे। और जो पेपर मिल लाइक यशपाका है, इनको अपने फॉसिल फ्यूल जो आधुनिक फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। इसको हम जलाने से इससे एक तो विस्कोसिटी, ब्लैक लिकर विस्कोसिटी कम होगी और हमारी एक्स्ट्रा स्टीम जनरेट होगी। एक्स्ट्रा स्टीम जनरेट होने से जो आज की डेट में स्टीम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोयले से जो या फॉसिल फ्यूल से स्टीम बना रहे हैं काफ़ी महंगी है, तो इससे हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी एक औद्योगिक विकास की एक शाखा है जिसको यूनिडो के नाम से जाना जाता है और भारत देश में पल्प और पेपर बनाने के लिए जो जहाँ शोध सबसे ज़्यादा होते हैं उसको सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो यूनिडो और सेंट्रल पल्प एंड पेपर इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक रिकवरी हीटिंग पर एक टेक्नोलॉजी निकाली थी, जिस टेक्नोलॉजी का वो ढूंढ रहे थे कि ट्रायल कहाँ किया जा सके। तो जनवरी के माह में इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इंस्टॉल किया था और बड़े ही हर्ष का विषय है कि ये पायलट प्लांट सक्सेसफुल हो गया है। इससे 2-3 बड़ी चीज़ें होंगी। एक तो कागज़ के जितने भी उद्योग जो हमारे देश में कागज़ बना रहे हैं वो अपने केमिकल्स जितने भी प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उन केमिकल्स का रिकवरी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ब्लैक लिकर का इस्तेमाल होता है वो ब्लैक लिकर को जलाने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्टीम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अधिक से अधिक ऊर्जा भी बना पाएंगे। और जब ये ब्लैक लिकर जलेगा या ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगी तो हमारे पानी में जो भी पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो पोल्यूशन के लेवल्स या वेस्ट वाटर के लेवल्स भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। देखने की बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र का ये जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और भारत देश में जितने भी और पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस चीज़ को अपने यहाँ लागू करेंगे। हमारे यहाँ आज जो है पूरे देश भर से बड़े बड़े कागज़ उद्योगों के नाम जैसे जेके हो गए, सेंचुरी हो गए, ग्रासिम हो गए, इस तरह के लोग आए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए और इसका इस्तेमाल किस तरह से वो अपने उद्योग में कर सकते हैं ये समझने के लिए आए हैं CPPRI और यूनिडो के लोगों से। ये प्रोजेक्ट जनवरी से चालू हुआ था और अभी हफ्ते पहले इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। ये तहरीर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला व कांग्रेस नेत्री कंचन दुबे के नेतृत्व में कांग्रेसी कोतवाली नगर पहुंचकर दी है। वही शरद शुक्ला ने बताया कि परमहंस दास कालनेमी है और परमहंस दास के पास संतों वाले गुण नहीं हैं। भगवा चोला ओढ़कर लगातार लोगों पर अशोभनीय टिप्पणी कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें तपस्वी छावनी से जुड़े परमहंस दास द्वारा सोनिया गांधी जी पर अनुचित, अमर्यादित, अशोभनीय, अश्लील टिप्पणी की गई है, जिससे न सिर्फ सोनिया गांधी जी बल्कि समस्त महिला जाति का अपमान व मानसिक क्षति हुई है। बता दें कि सोनिया गांधी पर पिछले दिनों महंत परमहंस दास ने टिप्पणी की थी, जिस पर कांग्रेसी भड़क उठे हैं। देखिए, अयोध्या के अंदर एक कालनेमी नाम का वेश धारण की एक साधु है, खुद को संत कहता है, लेकिन उसके अंदर संत वाली कोई भी गुण उसके अंदर नहीं। लगातार वो व्यक्ति भगवा चोला ओढ़कर उसके आड़ में लगातार लोगों पर टिप्पणी करता रहता है। ताजा मामला है कि परमहंस दास नाम का व्यक्ति जो तपस्वी छावनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और परमहंस दास के द्वारा मुझे एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें वो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा रही हैं, यहाँ की रायबरेली की सांसद हैं, उनके खिलाफ उसने, मैं आपको बता नहीं सकता जिस तरह उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, बहुत अश्लील, बहुत अशोभनीय और बहुत असंसदीय भाषा उसने प्रयोग किया है। और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कानूनी रूप से करने के लिए हम सब कोतवाली नगर आज यहाँ पे आए हुए थे।
और आप चैनल के माध्यम से मैं पूरे तमाम सारे लोग जो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लगातार जो टिप्पणियां करते रहते हैं उनको सावधान कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परमहंस दास सिर्फ आज नहीं, आप सब इस बात के प्रमाण हैं कि आए दिन उसका कोई ना कोई एजेंडा चलता रहता है। जिस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हमने यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता पढ़ा है, जहां पर महिलाओं की पूजा होती है वहां ईश्वर बसते हैं। वहीं पर एक संत 76 वर्ष की महिला के लिए अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी करता है, तो कैसा संत है वो? आप मुझे बताइए कि कभी आपने परमहंस दास को कभी पूजा करते देखा आपने? कभी रामायण पढ़ते देखा आपने? कभी कोई सत्संग करते देखा आपने? नहीं देखा होगा। वो कभी ये फूंक देंगे, तो कभी ये ताप देंगे, कभी ये राष्ट्र बना दो, कभी वो राष्ट्र बना दो, तो कभी इनको ऐसा कह देगा। तो ये इस तरह के लोगों पर कानूनी शिकंजा जब कसेगा तो उनके अंदर मर्यादा आएगी। और वो सिर्फ उस भगवा का भी अपमान कर रहा है, उसने भगवा ओढ़ रखा है, वो उसका भी अपमान कर रहा है। भाई भगवा ओढ़ के आप महिलाओं के प्रति आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हो तो आप संत हो कि आप जो है राक्षस हो आप। तो संत के वेश में जो कालनेमी राक्षस यहाँ एकदम बैठा हुआ है, इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर वह पूजा उनके जन्मदिन के दिन हो तो और खास हो जाती है। पंचांग की माने तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि इस खास मुहूर्त पर खासतौर से दक्षिण भारत में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं उत्तर भारत में स्थित दक्षिण भारतीय मंदिर और मध्य प्रदेश बिहार के कुछ हिस्सों में आपको हनुमान जयंती की धूम दिखाई देगी। अगर बात करें अयोध्या और उत्तर भारत की तो यहाँ छोटी दीपावली की रात्रि 12 बजे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग मान्यताओं के बाद भी भक्तों को कहा मतलब वो तो चाहते हैं संकटमोचन के मंदिर में हर दिन धूम रहे। इसलिए जय श्री राम के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। वही संत कृष्णदास ने बताया कि छोटी दीपावली को भगवान आए थे। पुष्पक विमान से 14 वर्ष वनवास के बाद सभी के साथ हनुमान जी भी आए थे। अवध के लोग इसीलिए छोटी दीपावली की रात्रि मंगला आरती के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। रामनवमी के बाद पूर्णमासी जो आती है दक्षिण भारत में प्रकटोत्सव के साथ और मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में इसी समय हनुमान जयंती मनाते हैं। भगवान श्री राम दिवाली को आए थे 14 वर्ष के वनवास के साथ। पुष्पक विमान से सभी साथ में आए थे, हनुमान जी महाराज भी साथ में आए थे। तो अवधवासी दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली को बड़े धूमधाम से मंगला आरती के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। और दक्षिण भारत में चैतमी रामनवमी के बाद जो पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी के दिन प्रकटोत्सव के रूप में दक्षिण भारत और एमपी में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा कृष्णदास जी है।